तो हमने जो लास्ट वीडियो थे उनमें संविधान की 13 विशेषताएं पढ़ ली। कितनी विशेषताएं पढ़ ली? 13 विशेषताएं। अब हम 13 से आगे 14वीं विशेषता पढ़ते हैं संविधान की। कौन सी है? कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण, ये संविधान की 14वीं विशेषता है। तो अब इसका तात्पर्य क्या है? कठोर क्या होता है संविधान और लचीला क्या होता है? जैसे कि मैं बात करूं, यूएसए का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, इसको माना जाता है कठोर। कैसा संविधान? कठोर। और जो ब्रिटेन का संविधान है, किसका? ब्रिटेन का, इसको माना जाता है कैसा? नम्य या लचीला संविधान, इस तरह का माना जाता है। ठीक है। अब सब यूएसए का संविधान कठोर क्यों और ब्रिटेन का संविधान नम्य क्यों है? तो यूएसए के संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं हैं वो बहुत कठिन है, और ब्रिटेन का संविधान है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत आसान है, इसलिए इसको कहा जाता है लचीला या नरम, और इसको कहा जाता है कठोर। अब भारत का संविधान कैसा है? जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान है ना तो कठोर है और ना लचीला है, सीधा सा कहूं तो दोनों के मध्य का है, कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है। कैसे है समझते हैं। देखो, भारत के संविधान में संविधान संशोधन की 3 विधियां हैं। कितनी? 3 विधियां। संविधान संशोधन की 3 विधियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? चलो एक बार देखते हैं कौन कौन सी हैं संविधान संशोधन की विधियां। तो जो इनमें से 2 विधि हैं, संविधान संशोधन की 2 विधि हैं, वो दी हुई हैं अनुच्छेद 368 में। कौन से अनुच्छेद में? 368 में। ठीक है, चलो देखते हैं अभी इसके बारे में। हाँ, तो ये जो है संविधान की 368, इसमें भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे 2 विधियां हैं। तीसरी विधि है वो भाग 1 में है, संविधान का जो भाग 1 है उसके अंदर है। अब देखो 3 विधियां क्या क्या हैं, अब हम इनका बताते हैं इनके बारे में। जो पहली विधि है संविधान की, संविधान संशोधन की, वो ये कहती है कि जैसे केंद्र, क्या? केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, शॉर्ट में बोलूं तो यूनियन टेरिटरीज, इनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है। केंद्र की में तो होगा ही नहीं, केंद्र यानी कि राज्य है, हाँ, केंद्र में कोई नया क्षेत्र है वो शामिल करना है। ठीक है, केंद्र, राज्य और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो वो साधारण विधेयक से, साधारण विधेयक से ही संशोधन हो सकता है, साधारण बहुमत से। आई मेरी बात समझ में? जैसे राज्य में क्या क्या परिवर्तन होंगे? राज्य की सीमाओं में कि एक राज्य को तोड़ के 2 या 3 राज्य के टुकड़े कर रहे हैं, 2 सीमाओं में परिवर्तन होगा। जैसे अभी आंध्र प्रदेश को तोड़ के 2 राज्य बने थे, कौन कौन से? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश को तोड़ के 2 राष्ट्र बने थे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में से टूट के अलग बना था। तो ये सब एक साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। ऐसे नए केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से, और केंद्र में कोई नया राज्य जो भारत में शामिल होना चाहता है तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। ये सब साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं। तो पहली प्रक्रिया तो ये है, तो सीधी सी बात है, ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, आसान प्रक्रिया है, साधारण बहुमत से। दूसरी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। ये क्या है? ये देखो क्या है कि जैसे संविधान के यदि मुझे अधिकांश भाग है उसमें जो निर्णय इस विधि से होता है। कैसे? कि जो संसद है उसके 2 सदन हैं, कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। मुझे इन दोनों ही सदनों का
उपस्थित सदस्य जो उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह प्रक्रिया कैसी होगी, बहुत ज्यादा कठिन हो गई। ठीक है, कि आई मेरी बात समझ। चलो एक बार दोबारा बता देता हूं कि अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान संशोधन की 2 विधियां हैं। जो पहली वाली विधि है उसके अनुसार संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है। इसके लिए उसे दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, इनका अलग अलग उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। चलो ठीक है सर। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरी प्रक्रिया ये क्या है कि जैसे कुछ मामले संविधान में ऐसे हैं जो केंद्र राज्यों को संबंधों से लेकर हैं। ठीक है, और जो मामले केंद्र राज्य संबंधों को लेकर हैं, यदि ऐसे भाग में संशोधन करना है तो संसद कैसे करेगी? पहले तो संसद वही प्रक्रिया अपनाएगी, दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों का 2/3 बहुमत होना चाहिए उपस्थित सदस्यों का। इसके बाद भारत की जितनी भी भारत में विधानसभाएं हैं, क्या हैं? विधानसभाएं, चाहे वो राज्यों में हो चाहे केंद्र शासित प्रदेशों में हो, कुल मान के चलो आज की डेट में विधानसभाएं हैं 30। कितनी विधानसभाएं? 30 हैं। चलो वैसे 29 है पर मैं 30 मान लेता हूँ। ठीक है, चलो 29 ही मान लेता हूँ। कितनी है? 29। तो आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति इसको आवश्यक है, तो ये संशोधन होगा। दूसरी प्रक्रिया क्या कि लोकसभा और राज्यसभा हैं, वो अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करेंगे। उसके बाद ये राज्यों की विधानसभाओं में जाएगा, और जब आधे से अधिक राज्य के विधानमंडल इसको स्वीकृति दे देंगे तो ये संविधान संशोधन माना जाएगा, पारित समझा जाएगा। तो इस तरह संविधान संशोधन की जो ये विधियां हैं दो, ये कठिन हैं, और ये वाली विधि कैसी है? सरल है, नम्य है। आई मेरी बात समझ में? तो इस तरह इसमें क्या है? कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ये लिख रहा है, यहां से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जाता है। ठीक है, जैसे राज्यों का पुनर्गठन, राज्य विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, केंद्र शासित प्रदेश बनाना, संसद सदस्यों के वेतन आदि। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत या उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, जैसा कि मैंने पहली प्रक्रिया बताई थी। इसके बाद कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत, उपस्थित सदनों का 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन आदि विषयों के संशोधन के लिए यह जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। संशोधन के लिए इन 3 विधियों से स्पष्ट है कि संविधान संशोधन क्या है? लचीले और कठोरपन का मिश्रण है। एक संविधान के जानकार हैं डॉक्टर हिवियर, इनके शब्दों में कहा है कि भारत का संविधान ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा कठोर और बहुत ज्यादा लचीले के मध्य का है। ठीक है ना, एक संतुलन स्थापित करता है। अब हम पढ़ते हैं क्या? न्यायिक पुनरावलोकन। बहुत अच्छा है, आजकल चर्चा में भी रहता है, अखबारों में भी आता रहता है। क्या है न्यायिक पुनरावलोकन? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो, तो न्यायिक पुनरावलोकन। अब देखो क्या है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन है, जैसे कि हमने मूल अधिकार पढ़े थे जब बताया था, उसमें अनुच्छेद 13 है, 32 है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जुडिशियल रिव्यू और संसदीय संप्रभुता। ठीक है, सुनना। न्यायिक पुनरावलोकन है कि यदि विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका का काम क्या है? नीति निर्माण। इसका कार्य क्या है? क्रियान्वयन नीतियों का। आ गया होगा समझ में? अब देखो क्या है,
यदि विधायिका कोई ऐसा नियम बनाए, नीति बनाए, ठीक है, या कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश दे, ये तो देगी आदेश और ये बनाएगी विधि या नियम। तो समझो, विधायिका या तो कोई ऐसी विधि बनाए या कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश दे जो संविधान के विरुद्ध है या संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायालयों को क्या है, ऐसे नियमों को अवैध घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। ये सब किसके द्वारा अधिकार दिया गया है इसको? न्यायिक पुनरावलोकन के। सीधी सी कहूं तो जो न्यायपालिका है वो विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों की और कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, और यदि वो संविधान की विपरीत पाए जाते हैं तो उनको निरस्त कर सकता है। तो ये तो हो गया न्यायिक पुनरावलोकन। अब संसदीय संप्रभुता क्या है, सुनना। संसदीय संविधान में संशोधन का अधिकार किसको दिया गया? संविधान में संशोधन का अधिकार दिया गया संसद को, याद रखना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। संविधान में संशोधन का अधिकार है संसद को, और संविधान की व्याख्या का अधिकार कि संविधान क्या कहना चाहता है, कौन सी चीज है जो संवैधानिक है, कौन सी चीज है जो संविधान के अनुसार नहीं है, ये मामला दिया गया न्यायपालिका को। और सीधी सी बात करूं, न्यायपालिका में भी सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को। तो एक बार समझ लो, तो संविधान में संशोधन का अधिकार किसको? संसद को। और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको? न्यायपालिका को। आई बात समझ में? तो इस तरीके से तो पढ़ते हैं अब किताब में क्या क्या है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत व संसदीय संप्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया है। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बताया है, साथ ही उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। याद रखना, ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के उन आदेशों तथा संसद द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की भावना के अनुरूप ना हो। ये ही जो शक्ति है, ये ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है। अगली विशेषता कौन सी है? अगली विशेषता पढ़ते हैं हम। कौन सी अगली विशेषता है? विश्व शांति का समर्थक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है देखते हैं। तो अब हम अगली विशेषता पढ़ाएंगे, विश्व शांति का समर्थक। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारत है वो विश्व शांति का समर्थक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत शांति का समर्थक है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत अपनाया है। कौन सा? वसुधैव कुटुंबकम। इसमें पूरे विश्व को अपना परिवार समझा जाता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो विदेश नीति है उसका जो प्रभाव है वो कहाँ देखने को मिलता है? अनुच्छेद 51 में। किसमें? 51 में विदेश नीति के बारे में बताया हुआ है, और उसमें कहा हुआ है, लिखित है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्य करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के जरिए से सुलझाएगा, और भारत किसी देश की सीमाओं के यानी भारत किसी देश के आंतरिक मामलों में ना तो हस्तक्षेप करेगा, ना ही भारत स्वयं अपने अंदरूनी मामलों में किसी अन्य देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त करेगा। इस तरह का भारत के जो अनुच्छेद 51 है उसमें लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। भारत ना तो किसी देश की सीमा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा और ना ही अन्य देश के मामलों में हस्तक्षेप किसी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त करेगा। इसको बोलते हैं अहस्तक्षेप। और भारत ने इसी भावना को रखते हुए पंचशील के सिद्धांत लिए हैं। कौन कौन से हैं बाद में बताएंगे, वैसे बता देते हैं। अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की संप्रभुताओं को सम्मान करना, और एक और है। ठीक है, अब ये
अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति दी हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय, इसमें एक और है जो नहीं लिखा हुआ है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं वो भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के जरिए से सुलझाने की कोशिश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संधियां हैं जो हुई हैं और नियम हैं, भारत उनका पालन करेगा। तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। अगली विशेषता पढ़ते हैं, आपातकालीन उपबंध। कौन सी विशेषता है? आपातकालीन उपबंध। अब देखते हैं इसमें क्या है। आपातकालीन उपबंध में ये है संविधान के भाग 18 में है। कौन से भाग में? 18 में, भाग 18 में। और ये हमने लिए हैं पश्चिमी जर्मनी के संविधान से। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए हैं? पश्चिमी जर्मनी के संविधान से। ठीक है। भाग 18 में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तो अनुच्छेद 352 के अनुसार, दूसरा अनुच्छेद 356 के अनुसार और तीसरा अनुच्छेद 360 के अनुसार। ठीक है। 352 में क्या है? 352 में है जो मूल संविधान में था कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि देश में या देश के किसी हिस्से में आंतरिक अशांति है। क्या है? आंतरिक अशांति और युद्ध और बाह्य आक्रमण। यदि ऐसा है तो क्या होगा? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देगा। ठीक है सर। बाद में 1976 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल के नाम पे इमरजेंसी लगाई, ठीक है, आपातकाल लगाया आंतरिक अशांति के नाम पे, तो बाद में इसको 44वें संविधान संशोधन से बदल के आंतरिक अशांति की जगह कर दिया सशस्त्र विद्रोह। तो क्या है अब वर्तमान में? क्या है? अनुच्छेद 352 में किन किन स्थितियों में आपातकाल लगाया जा सकता है? सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और बाह्य आक्रमण। और वो भी कैसे? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगेगा। आगे आएगा और उसमें तब वहां बताएंगे। 356 में क्या है? अनुच्छेद 356 में यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल या किसी अन्य सोर्स से ऐसा पता चलता है कि किसी राज्य में संवैधानिक या संविधान के हिसाब से शासन नहीं चल पा सकता है, संविधान के हिसाब से शासन नहीं चल रहा है या नहीं चल सकता है, ठीक है, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में वो राज्य में संवैधानिक वो आपातकाल लगा देगा। इसको बोलते हैं राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल। ठीक है। और 360 में है वित्तीय आपातकाल। यदि देश में वित्तीय संकट है तो ये लगता है फिर वित्तीय आपातकाल। तो ये कौन सा? सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में। 356 में क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है। तो देखते हैं अब किताब के अंदर क्या क्या है। अब इसके अंदर जो है अभी देखते हैं। हाँ, ये रहा। तो जैसा वो ये 352 के अनुसार बाहरी क्षेत्रों में आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध की स्थिति में। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में। और अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण देश या देश के किसी हिस्से में आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। अब हम अगला पढ़ते हैं, एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता। तो इसमें देख लेना इसमें क्या है, एक बार बता देते हैं। एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता है कि जैसे यूएसए का भारत में स्वरूप कौन सा लिया है? संघात्मक। संघात्मक में क्या होता है? केंद्र होता है और राज्य होता है।
यहाँ पे क्या होता है, केंद्र अलग नागरिकता देता है, केंद्र की नागरिकता मिलेगी, और राज्य सरकारें हैं वो राज्य की नागरिकता देंगी। आई बात समझ में? तो ये दो तरह की नागरिकता हो गई, एक केंद्र की एक राज्य की, ये डबल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत के अंदर क्या है, भारत में सिर्फ केंद्र को ही नागरिकता प्रदान करने के अधिकार है। भारत में सिर्फ कौन नागरिकता दे सकता है, केंद्र। राज्य को नागरिकता प्रदान करने के अधिकार नहीं है। तो अतः भारत में कैसी नागरिकता है, सिर्फ एकल नागरिकता। और ये जो गुण है, ये विशेषता है, ये है एकात्मक शासन की। और ये इसलिए प्रावधान किया गया कि भारत का अखंड जो स्वरूप है वो बनाए रखे और भारत में अलगाववाद की भावनाएं प्रबल ना हो, इसलिए। तो ये आया होगा समझ में, इसको पढ़ लेना, इसमें वो ही है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है। इससे देश की जो एकता और अखंडता है वो मजबूत होती है। अगला हम पढ़ते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का की स्थापना का आदर्श। जैसे कि संविधान की प्रस्तावना की लाइन है, हम प्रस्तावना में तो नहीं, नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं, लोक कल्याणकारी प्रकृति के हैं। तो लोक कल्याणकारी क्या होता है कि राज्य है वो जनता की भलाई के लिए काम करेगा। जैसे सरकार की खूब सारी योजनाएं हैं जो लोक कल्याण की हैं, जैसे हॉस्पिटलों में निःशुल्क और बहुत सस्ता इलाज होता है, ट्रेनें चलाई जाती हैं बहुत ही किफ़ायती दरों पे, ठीक है। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, इनको बसों में किराए की छूट दी जाती है। टीकाकरण चलता है बच्चों के लिए, सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षाएं चल रही हैं, पोषाहार चल रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन मिल रही, ये सब लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है कि भारत कैसे, सरकारें कैसे काम करेंगी, लोक कल्याणकारी कार्य करेंगी। तो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श निश्चित किया गया। इस हेतु केंद्र व राज्य सरकारें नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगी, जहां तक संभव हो आर्थिक समानता की स्थापना की जाएगी। मतलब अमीर और गरीब के बीच का जो भेद है वो कम से कम किया जाए, आर्थिक समानताएं लागू किया जाए, एक सबसे निचले तबके का जो स्तर व्यक्ति है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो इस तरीके की है। और इसके लिए क्या अपनाया गया, नियोजन पद्धतियां अपनाई गई। जैसे पहले योजना आयोग चलता था, पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, अब उसकी जगह नीति आयोग चलता है। संविधान की अंतिम विशेषता है कौन सी, अंतिम विशेषता है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेषता। जैसा कि सबको पता है भारत का स्वरूप कैसा है, कैसा स्वरूप है भारत के संविधान का, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो जो संविधान का मूल अधिकार है कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। इसके अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनको धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आई मेरी बात समझ में? वो अपने अपने मन जो धार्मिक स्थल हैं वो खोल सकते हैं, भाषाई के लिए वो अपने जो स्कूल होते हैं, अलग से धार्मिक शिक्षण संस्थाएं होती हैं वो खोल सकते हैं, और सांस्कृतिक भी अपनी जो हित हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं, संस्थाएं बना सकते हैं इनके लिए। तो ये तो अल्पसंख्यकों के लिए है। और पिछड़े वर्गों के लिए क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए संविधान में तो किया गया, जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, SC ST, उनके हितों की रक्षा के लिए उनको कई जगह आरक्षण प्रदान किया गया। जैसे नागरिक सेवाओं में, अर्थात सरकारी सेवाओं में, इसको नागरिक सेवाएं भी बोलते हैं। इसके बाद कहाँ, संसद में और विधानमंडलों में, इनमें भी SC ST को क्या प्रदान किया गया, विधानमंडलों में, राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जाति जनजाति को संरक्षण, आरक्षण प्रदान किया गया। संविधान में अनुच्छेद हैं 330 और 332, इसके तहत
अनुसूचित जातियों को, SC ST को लोकसभा और जो राज्य विधानसभा हैं उनमें आरक्षण प्रदान किया गया। पहले तो ये जब आरक्षण लागू हुआ तो इसकी जो समय सीमा थी वो 25 जनवरी 1950 थी, लेकिन समय समय पर इसको बढ़ा दिया जाता है। अब ये जो लिख रहा है 95वें संविधान संशोधन से 2010 के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समय सीमा निकल चुकी है, तो इसको जो 25 जनवरी आने से पहले ही 10 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो अब ये कब तक कर दिया है? 2030 तक के लिए। ये बात समझ में। अनुच्छेद 330 में 35 में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। याद रखना, ये बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। क्या कि जो संसद है और विधानमंडल है उनके लिए ही ये समय सीमा है 2030। सरकारी नौकरियों में और जो और नौकरियां हैं, सरकारी उपक्रम है, उनमें आरक्षण के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं है मेरी बात समझ में। तो उम्मीद करता हूँ ये हमने अब संविधान की कितनी विशेषताएं पढ़ ली? 20 विशेषताएं पढ़ ली कुल, और 20 समझ में आई होंगी अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत है किसी संविधान के किसी भी टॉपिक में, किसी भी विशेषताओं में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसको दोबारा और अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।